हेलो नमस्कार वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीएसई विद सुधीर। कॉलोनियल रूल का पहला भाग मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ और इस लंबे चैप्टर को हम 3 भागों में करेंगे। इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। हमने पिछले चैप्टर में रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ा, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में पढ़ा। उन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा होगा ताकि आगे चलने में आसानी हो। अब फ्रॉम पैराडाइज टू हेल का मतलब क्या है? पैराडाइज टू हेल का अगर मैं सीधा का सीधा हिंदी में अनुवाद करूं तो पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, है ना? जन्नत। और हेल का मतलब क्या होगा? हेल का मतलब होगा जहन्नुम। ओके, सो भारत पर जो ब्रिटिश राज का असर था वो इसी तरह का था कि हमको एक तरह से जन्नत से लेकर जहन्नुम तक पहुंचा दिया। और इसके बारे में शशि थरूर ने एक काफी अच्छी किताब लिखी है जिसमें कि उन्होंने इन सभी बातों का जिक्र किया है कि जिस तरह की लूट, और इसको मैंने पहले भी एक चैप्टर में मेंशन किया है, जिस तरह की लूट ब्रिटिश ने की भारत में, जिसकी वजह से काफी गरीब देश बन गया, तो उसकी वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ। काफी एक सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था उसको पूरी तरह से एक गरीब देश बनाकर छोड़कर अंग्रेज यहां से चले गए 1947 में। चलिए, ए फ्यू इयर्स आफ्टर इट्स बैटल एट प्लासी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व उस समय कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, राइट? सो 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा में राजस्व वसूली का हक मिल गया। यानी कि जो भारत के सबसे अमीर प्रांत थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वहां पर एक तरह से टैक्स वसूली यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की उनको अनुमति मिल गई, उसका हक मिल गया, क्योंकि उनको वहां पर जीत हासिल हो गई थी। तो ये एक काफी बड़ा कदम था। तो बैटल ऑफ प्लासी का ये एक मेजर फॉल आउट था कि उनको कर वसूली का हक मिल गया, या राजस्व वसूली कह सकते हैं। अगर रेवेन्यू की करें तो राजस्व, टैक्स का मतलब कर वसूली। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को धरती की जन्नत कहा उस समय पर। अभी जैसे कहते हैं ना कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ, तो उस समय पर बंगाल को रॉबर्ट क्लाइव ने पैराडाइज ऑफ द अर्थ की तरह उसका डिस्क्रिप्शन किया। The company's agent extracted maximum revenue while investing minimally in governance or development with devastating consequences for the population. इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब यह है कि यह इलाका जो काफी अमीर और उपजाऊ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी क्रूर कंपनी थी कि उन्होंने सिर्फ अपने ज्यादा से ज्यादा राजस्व यानी कि रेवेन्यू इकट्ठा करने पर ध्यान दिया और शासन और विकास और वहां के लोगों की भलाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग रहते थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत में जितने भी लोग रहते थे, उनको काफी कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी भलाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ओके, यहां पर जो पैराडाइज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अब पैराडाइज यहां पर हम कहते हैं ना कि हम पूरी तरह से जन्नत की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर इसको धार्मिक रूप से देखें तो स्वर्ग माना जाएगा, लेकिन यहां पर एक ऐसे चीज का, ऐसी जगह का वर्णन किया गया है जो कि हर तरीके से काफी खुशहाल था, राइट? काफी उपजाऊ जमीन थी और काफी अमीर प्रांत था। अब 1770 से 1772, 1770 टू 1772 में एक भयानक अकाल हुआ। नाउ आपको मैं 2 इंग्लिश के शब्द बताता हूं और उसका हिंदी का अनुवाद बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक शब्द तो होता है ड्राउट, ओके, ड्रॉट बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ये होता है सूखा, ओके, और दूसरा होता है फैमिन, जिसको कि कहते हैं अकाल, ओके। तो लगातार 2 साल की खराब फसलों के बाद और उसके ऊपर कठोर टैक्स जो लगाए गए, कर जो लगाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, उसकी वजह से किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों को हर हालत में नकद टैक्स देना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। चाहे सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, तुमको तो कर देना ही पड़ेगा, लगान वो वसूल करके ही रहेंगे, चाहे खेत सूख जाए या लोग मर जाए। तो नतीजा ये हुआ,
लगभग 1/3 आबादी यानी कि 1 करोड़, ओके, 1 करोड़ लोग मर गए, ओके, उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि जितनी भी आबादी थी उसमें से 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये काफी बड़ी बात थी। अकाल के दौरान भी लैंड टैक्स कम नहीं किया गया, उल्टा बढ़ा दिया गया। तो आप इसी से आप इस अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्रूर प्रशासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ब्रिटिश अधिकारी विलियम डिग्बी और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने इस क्रूरता का भी जिक्र किया है कुछ डॉक्यूमेंट्स में, ओके। डिग्बी का कोट हमने इस चैप्टर के बिल्कुल आरंभ में पढ़ा था, ओके। मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि ड्रॉट और फैमिन में फर्क क्या होता है ना। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा, यानी कि एक सूखा तब होता है जबकि बारिश थोड़ी सी कम पड़े, लिटिल और नो रेनफॉल, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका असर ये होता है कि द लैंड, जो भूमि होती है वो पूरी तरह सूखी हो जाती है, जितने भी फसलें होती हैं वो फेल हो जाती हैं, और पानी के जितने भी तालाब नदियां वगैरह सूख जाती हैं। लेकिन अकाल उससे भी एक कदम आगे है। अकाल तब पड़ता है जब बड़े लंबे समय तक सूखा पड़े, जिसकी वजह से खाने की कमी हो जाए, यानी कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो 1770 टू 1772 में क्रॉप फेलियर के बाद एक तरह से फैमिन की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। तो इसकी वजह से लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, और भूखमरी के मारे लोग वहां पर मर जाते थे। तो हंटर ने लिखा, ये जो बड़ा सा पैराग्राफ है उसको मैं संक्षेप में आपको बता दूं, कि लोगों ने अपने मवेशी का मतलब कैटल होता है, राइट, मवेशी यहां पर लिखा है ना, ऑल द कैटल यानी कि मवेशी, औजार यानी कि जितने भी वो उनके कृषि के औजार थे, जब सूखा पड़ गया, कृषि नहीं कर सकते, तो आप औजारों का क्या करेंगे, तो औजार, बीज, यहां तक कि बच्चे तक भी बेच दिए। स्थिति इतनी खराब थी, पेड़ों की पत्तियां खाकर जिंदा रहे, राइट। तो पेड़ों के पत्ते जिनको कि आप आमतौर पर नहीं खाएंगे, उनको खाकर जिंदा रहना पड़ा किसी तरह से। तो इतनी खराब हालत थी भारत में उस समय पर। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गुस्सा आ रहा है ये सब आपको ये सब पढ़ने में और आपको पढ़ाने में। तो सच ट्रैजिक फैमिन्स वर गोइंग टू रिकर थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि जब तक अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया, इस तरह के अकाल की कई बार स्थितियां आई। तो ब्रिटिश राज के दौरान लगातार भयंकर अकाल आते रहे, और 1876 और 1878 के बीच में, यानी कि 1857 की लड़ाई के 20 साल बाद, ओके, द ग्रेट फैमिन आया, जिसको कि द ग्रेट फैमिन कहते हैं, कि एक बहुत ही बड़ा फैमिन यानी अकाल आया, और ये काफी डरावना था। और ये खास तौर से दक्कन प्लाटू यानी कि आज के महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के इलाके में ये फैमिन अकाल सबसे ज्यादा भयंकर था। और इसमें तकरीबन 80 लाख यानी कि 8 मिलियन भारतीयों की मौत हुई, ओके। और ज्यादातर मौतें दक्कन प्लेटू में हुई। आप यहां पर देख सकते हैं जो मद्रास का बीच है, जिसको कि आजकल चेन्नई कहते हैं, मद्रास का बीच है, और ये तस्वीर है 1877 फरवरी की। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कई सारे अनाज के बोरे वहां पर रखे गए हैं, और इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसको एक्सपोर्ट देश के बाहर भेजा जा रहा है, जबकि उसी समय पर लोग बिना खाने के अनाज की वजह से लोग मर रहे थे। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन कितना क्रूर था, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, ओके। सो ये काफी बेरहम सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी। आई मीन उस तब तक तो 1876-77 तक तो ब्रिटिश सरकार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो जितना भी ताकत थी वो अभी ब्रिटिश क्राउन को चली गई थी। जब पहले हुआ 1770 में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 के बाद 1858 में पूरी ताकत ब्रिटिश क्राउन को चली गई, यानी कि रानी विक्टोरिया के पास। सो अकाल के समय भी अन्न का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट जारी रहा, और हर साल करीब 10 लाख टन चावल बाहर भेजा जाता था। तो आप देख सकते हैं 10 लाख टन, 1 मिलियन टन्स ऑफ राइस हर साल उस 3 साल के फैमिन में भेजा गया था। तो इससे हुआ। और इसके साथ साथ कुछ भारतीय व्यापारी भी थे जो कि काफी चोर किस्म के इंसान थे, राइट।
कुछ भारतीय व्यापारी भी अनाज को रोककर कीमतें बढ़ाते थे, ताकि जब बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, यानी कि हमको भी थोड़ा मुनाफा हो जाए, हमको भी थोड़ा फायदा हो जाए। क्योंकि अगर लोगों में एक तरह की स्थिति ऐसी है कि किसी भी दाम पर मैं खाना अनाज खरीदने के लिए तैयार हूं, तो पहले आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करो, स्कैर्सिटी शुरू करो, और उसके बाद उसको बड़े दामों में बढ़ाकर बेचो। तो इससे ऐसे कुछ दुष्ट भारतीय व्यापारी भी थे जिन्होंने इस तरह का काम भी किया। ब्रिटिश की जो फ्री मार्केट फिलॉसफी थी, फ्री मार्केट फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट मतलब मार्केट ही तय करेगी कि कितने दाम पर किसी भी अनाज या किसी भी वस्तु को बेचा जा सकता है, राइट? तो उन्होंने फ्री मार्केट पॉलिसी के नाम पर दखल नहीं दिया कि अरे मार्केट को डिसाइड करने दो, इसका दाम 2 रुपया होना चाहिए या 5 रुपया होना चाहिए, 10 रुपया होना चाहिए, ये मार्केट तय करेगी, हम इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप ये दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर अकाल से किसी तरह की राहत पाने के लिए बेंगलुरु, यानी कि आज का जो बेंगलुरु है, उसके 1877 के अकाल के दौरान यहां पर इस तरह से लोग यहां पर वेट कर रहे हैं। तो इस तस्वीर को देखकर, आप अपनी पुस्तक में भी तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खराब स्थिति रही होगी कि 80 लाख लोग, इमेजिन कीजिए, मर जाते हैं। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल टॉकिंग अबाउट दिस। Apart from the factors mentioned above, the British economic policy of free market, which left prices of commodities free to fluctuate, contributed to the severity of the famines. अब यहां पर आते हैं एक वाइसरॉय जिनका नाम है लॉर्ड लिटन। जितने भी वाइसरॉयज भारत में उन्होंने राज किया 1858 से शुरू होकर, लॉर्ड कैनिंग थे सबसे पहले वाइसरॉय, उसके पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन 1857 के म्यूटिनी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर के बाद उनको वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल दोनों कहा गया। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग थे सबसे पहले वाइसरॉय, ये नाम जरा याद रखिएगा। लेकिन 1876 में लॉर्ड लिटन थे वाइसरॉय, और इनको सबसे दुष्ट वाइसरॉय भारत का माना जाता है। और इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा there is to be no interference of any kind on the part of government with the object of reducing the price of food. तो उन्होंने क्या बोलूं, उसने ये कहा कि सरकार को खाने की कीमतें घटाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अगर खाना कोई भी व्यापारी बढ़ा चढ़ा के दाम पर बेचना चाहता है तो उसको बेचने दो, हम क्यों दखल अंदाजी करें। तो ऐसा व्यक्ति था लॉर्ड लिटन। ओके, और इसके अलावा ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, यही नहीं रुका, ये लॉर्ड लिटन इसके ऊपर भी और कुछ करके गया। उसने क्या किया, 1876 में जब इतना बड़ा अकाल चल रहा था, इस व्यक्ति ने एक बड़ा सा दरबार ऑर्गेनाइज किया जिसको कहते हैं ग्रैंड दिल्ली दरबार। ओके, ग्रैंड दिल्ली दरबार। ओके, ये डी कैपिटल में होगा, ग्रैंड दिल्ली दरबार। तो उस बीच लॉर्ड लिटन ने 1876-77, एक्चुअली 76-77 में है बिकॉज ये जनवरी में हुआ था, में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें कि 68,000 अफसरों को और उसके साथ साथ राजाओं को, सैट्रैप्स का मतलब जो राजा अधीन थे भारत ब्रिटिश सरकार के, और महाराजाओं को न्योता दिया और हफ्ते भर तक उनको दावत खिलाई, राइट, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे थे। ये ऐसा व्यक्ति था लॉर्ड लिटन। ओके, नाउ precise numbers of severe famines during the entire British rule vary from a dozen to over 20। कि कुछ लोग बोलते हैं कि 12 अकाल हुए, कुछ लोग बोलते हैं कि 20 बारी अकाल गिरा, लेकिन अलग अलग जो अकाल के जो कमीशंस थे और उनकी अलग अलग रिपोर्ट थी, उनसे यह पता चलता है कि 5 से 10 करोड़ लोग की मौत हुई, 50 to 100 मिलियन, यानी कि 5 से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई। और ये उतनी ही लोगों की मौत है जितने लोगों की मौत दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध की जरूरत नहीं थी, ब्रिटिश ने भारतीयों पर एक तरह से अलग भूख का युद्ध किया था, जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत यहां पर भारत में हुई। तो
the human victims, human since millions of cattle and other animals also died. तो यहां पर सिर्फ लोगों की बात हो रही है कि इतने सारे लोगों की मौत हुई। तो ये फिगर आपको, ये स्टेटिस्टिक आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर आपसे 1 मार्क या 2 मार्क का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने कुछ राहत शिविर यानी कि रिलीफ कैंप्स को खोला, लेकिन वो भी काफी कम थे और काफी बेअसर थे, राइट। तो 1878 का जो फैमिन कमीशन था, उसने कहा the doctrine that in the time of famine the poor are entitled to demand relief will probably lead to the doctrine that they are entitled to relief at all such times. What a third rate statement to make. I'm sorry, इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है। तो इस फैमिन कमीशन ने कहा कि अगर हम ये माने कि अकाल के समय पर गरीब लोगों को किसी ना किसी राहत को मांगने का हक है, तो इससे ये भी साबित हो जाएगा, उनको ये भी लगेगा कि हर समय पर उनको राहत मिलनी चाहिए। तो अगर हम अकाल के समय पर उनको राहत देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे वाह, मैं तो किसी भी समय पर इस सरकार से राहत मांग सकता हूं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किस तरह का दुष्ट रवैया था, एब्सोल्युटली थर्ड रेट एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम। तो ये आपको, ये पूरा जो फैमिन का पोर्शन है, ये आपको अच्छी तरह से, मैं उम्मीद करता हूं, समझ में आ गया होगा। ओके, मैं काफी इमोशनल और पैशनेट हो जाता हूं। ओके, द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, यानी कि भारत के धन की लूट। ये ड्रेन मतलब ये नहीं कि कोई लीकेज हो रहा है, ओके, ये कोई लीकेज की बात नहीं है। भारत का जो धन था उसको ब्रिटिश ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, चोरों की तरह लूटा। अब कैसे लूटा ये समझते हैं। तो शुरुआत हुई प्लासी से, यानी कि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई के बाद से ही भारत की लूट शुरू हो गई थी। और अमेरिकी इतिहासकार ब्रूक्स एडम्स, ओके, इतिहासकार और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत एक्चुअल में बंगाल की लूट से शुरू हुई थी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं इंग्लैंड में, जिससे इंग्लैंड का काफी विकास हुआ, उसका रॉ मटेरियल कहां से आता था? और रॉ मटेरियल भी ऑलमोस्ट फ्री में आता था, कम दामों में यहां से भारत से लेकर ब्रिटेन को लेके जाते थे। तो उसका जो पूरा ईंधन था, रॉ मटेरियल था, वो तो आया भारत से। तो भारत के धन की लूट हुई वहां के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। तो इसीलिए ब्रूक्स एडम्स ने कहा है कि इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत बंगाल के प्लंडर यानी कि लूट मार से शुरू हुई। और इतिहासकार विल डूरेंट है, उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज का इस्तेमाल किया था, स्टोलन वेल्थ फ्रॉम इंडिया। जो मैंने कहा ना, चोरी की, तो चोरी इस कहने का कारण यह है कि ब्रिटेन की तरक्की भारत की तबाही पर टिकी थी। भारत की तबाही और भारत की लूट और यहां से जो धन चुराया गया था उस पर निर्भर था। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों फ्रेजेस का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, जो इनको की ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनका जो शीर्षक है, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपकी पुस्तक में उनकी तस्वीर भी है, वो भी हम देखेंगे। आप पन्ने पलटकर आप आगे देख सकते हैं, कहां पर है, नीचे है। ओके, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक किताब लिखी, ओके, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, इस टाइटल को जरा याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि उन्होंने कई सारे ब्रिटिश रिपोर्ट से उन्होंने बातें निकाली, कितना धन भारत से लूटा गया था। और उसी समय पर रमेश चंद्र दत्त, ओके, उन्होंने भी एक किताब लिखी, एक लेख लिखा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, और दोनों ने यह साबित किया कि ब्रिटेन ने हर साल भारत से कई अरब पाउंड्स निकाले। ओके, हर साल कई अरब पाउंड्स निकाले। और इनफैक्ट अभी जो एक और जो बात अभी आई है अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने, उनके अनुसार 1765 से लेकर 1938 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने से पहले तक ब्रिटेन ने भारत से तकरीबन 45 ट्रिलियन US डॉलर्स इन टुडेस वैल्यू
निकाले थे, लूटे थे। ओके, निकाले नहीं थे, लूटे थे, चोरी किए थे। यानी कि ब्रिटेन का जीडीपी, उनका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2023 में, उसका 13 गुना। इसीलिए बोलते हैं ना कि ब्रिटेन चाहे भी तो वो पैसा हमको अभी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वापस करेगा भी तो उनकी लुटिया तो डूब जाएगी, वो तो कंगाल देश हो जाएगा, कंगाल भी होगा फिर भी वापस नहीं कर पाएगा, राइट। इतना धन उन्होंने उस समय पर हमसे यहां पर लूटा था। ये स्टेटिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने नोटबुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी आपसे एमसीक्यू या 1 या 2 मार्क के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो पूरा ड्रेन ऑफ वेल्थ है उसके ऊपर 3 या 4 मार्क के प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। जब मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा इसके सही प्रश्न और उत्तर भी आपको दूंगा, ताकि आपको आंसर लिखने में काफी आसानी हो। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। ओके, तो अब हम दिस वॉज एक्सट्रैक्टेड नॉट जस्ट थ्रू टैक्सेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर वसूलने से, उसके साथ साथ जो रेलवेज, टेलीग्राफ नेटवर्क, युद्ध लड़ने के लिए भी हमारे भारत का धन का इस्तेमाल किया गया। और अगर ये धन सही मायने में अगर हम भारत में ही उसका निवेश करते तो हम 1947 में बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होते, गरीब देश नहीं होते, हम काफी समृद्ध देश होते, अगर वो पूरा धन भारत में ही निवेश किया गया होता। अब दादा भाई नेहरू की खास बात यह है कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में, द फर्स्ट इंडियन टू बी। हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ के लोकसभा की तरह है। ओके, हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया राज्यसभा की तरह, हाउस ऑफ, बिकॉज हमारा पार्लियामेंट भी पूरी तरह से ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर ही आधारित है, उनके पार्लियामेंट सिस्टम पर ही आधारित है। सो इज अ नेम फॉर द लोअर हाउस ऑफ द बाइकैमरल पार्लियामेंट। ये सब हमने सिविक्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। दादा भाई नेहरू was the first Indian to be elected to the British House of Commons. Okay, उन्होंने लंदन में काफी समय बिताया था। ये व्यक्ति हैं दादा भाई नेहरू जी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये है रमेश चंद्र दत्त और ये हैं दूसरे जो इतिहासकार और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनकी की बात की जा रही है। आपसे हो सकता है कि आपसे दादा भाई नेहरू जी की तस्वीर दिखाई जाए और उसके बाद उनसे उसके बारे में प्रश्न पूछा जाए कि ये व्यक्ति कौन है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी, इन्होंने क्या क्या काम किया, इनकी खास उपलब्धियां क्या थी। ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों को, ये बड़े बड़े इतिहासकार और राजनेता हैं जिन्होंने भारत के लिए उस समय पर काफी काम किया था। ओके, गौर से देखिए, जैसे कपिल शर्मा कहते हैं। ओके, सो अब लेट अस रिटर्न टू दिस पेंटिंग। अब ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग पर जरा नजर लगाइए। यहां पर दिखाता है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया मतलब इंग्लैंड, उसको एक तरह के शेर के ऊपर दिखाया गया है टू सिंबलाइज पावर, कि पूरी राजनीतिक शक्ति उसके पास है। यहां पर गॉड मर्करी सिंबलाइजिंग ट्रैवल एंड कॉमर्स, एनिमल्स फ्रॉम इंडिया, और यहां पर भारतीयों को इस तरह से दिखाया गया है कि वो ऑफरिंग कर रहे हैं। ओल्ड फादर थेम्स सिंबलाइजिंग लंदन, ये लंदन को सिंबलाइज करते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, जहाज, और ये चाइना है, वो भी एक तरह से एक अधीन देश की तरह दिखाया गया है। टू डार्क इंडियंस ऑफरिंग बेल्स ऑफ कॉटन, राइट। तो इंडियंस हो सकते हैं या अफ्रीकन भी हो सकते हैं। तो इससे ही आपको पता चल जाता है कि किस तरह से वो लोगों को डिपिक्ट करते थे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। यहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर मैं दे दूं कि व्हाई डू यू थिंक दादा भाई नेरोजी मीन्स बाय अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका अर्थ बेसिकली क्या है? इसका अर्थ यह है कि अंग्रेज भारत में अपने ही न्याय और समानता के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम है वो मानता है कि सभी को इक्वल जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए और सभी को एक जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में वो उसी नियम का पालन नहीं कर रहे थे। तो दादा भाई नेहरू का कहना था कि अगर अंग्रेज सच में न्यायप्रिय और एक सभ्य समाज है तो भारत में भी ऐसा शासन क्यों नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग गरीब और दुखी ना रहें। इसीलिए उन्होंने अन ब्रिटिश रूल शब्द का इस्तेमाल किया कि तुम अपने ब्रिटेन में तो एक नियम का पालन करते हो और वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम सभी के लिए न्याय, हम न्याय प्रिय देश हैं और हम सभी को एक तरह का न्याय पहुंचाते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी नियम का पालन यहां पर अपनी कॉलोनी
भारत में नहीं करते हैं। तो ये उनकी हिपोक्रेसी को डिनोट करता है, इनसे उनकी पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का पता चलता है। और उन्होंने जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में लिखा, जिसमें कि उन्होंने लिखा कि ब्रिटेन ने पूरा यहां का धन लूटा, कर के द्वारा, व्यापार के द्वारा, और ब्रिटिश अफसरों को जो तनख्वाह मिलती थी वो भी हमारे ही धन से निकाल कर दी जाती थी। उनकी जो सेना थी उसका भी दारोमदार पूरी तरह से भारत से इकट्ठा किए गए धन से ही था। तो इस वजह से भारत एक गरीब देश बनता गया, भारतीयों की वजह से नहीं। हाँ, कुछ भारतीय व्यापारी भी गलत काम करते थे, लेकिन जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था उसकी वजह से भारत काफी गरीब देश बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी तरह से समझ में आ गया है। ओके, अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं। जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम अगले पड़ाव में चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे चेंजिंग लैंडस्केप्स के बारे में। ओके, कि अलग अलग एरियाज में किस तरह के बदलाव हुए। तो पहले हम चलते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज। इंडिजिनस का मतलब है जो भारत के अंदर जो उद्योग थे उनका किस तरह से पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, नीचे आ गए। तो भारत अपने कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफी मशहूर था पूरी दुनिया में। ओके, जिस तरह के टेक्सटाइल्स और कपड़े यहां पर बनाए जाते थे, बुने जाते थे, कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, जूट हुआ, हेम्प हुआ, कॉयर। हेम्प एक तरह का कैनबिस का प्लांट है, लेकिन ये कैनबिस ड्रग्स के लिए इस्तेमाल नहीं, बल्कि क्या बोलते हैं, सैक्स के लिए या रस्सी के लिए, उसको बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, कॉयर भी एक तरह का जूट की तरह का मटेरियल होता है। ये सब कुछ बनता था। कॉयर खास तौर से केरल के कोल्लम में काफी बनाया जाता है। ओके, भारतीय कपड़े अपने फाइन डिजाइन, काफी रंग बिरंगे कलर और सॉफ्टनेस के लिए जाने जाते थे। ओके, तो जिस तरह की जो ब्रिटिश नीतियां हुई, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, तो भारतीय माल पर भारी टैक्स लगाया गया, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी, जबकि ब्रिटिश माल पर बहुत ही कम टैक्स लगाया जाता था। तो यहां से रॉ मटेरियल वहां जाया जाता था और वहां से वापस यहां पर भेजा जाता था, और उसको काफी कम दाम पर बेचा जाता था क्योंकि उस पर टैक्स कम लगता था। लेकिन अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट भारत में बनाया जाता था तो उसके ऊपर काफी बड़ा कर लगाया जाता था, ताकि उसका दाम ज्यादा बढ़े तो उसकी बिक्री ज्यादा नहीं होती थी। तो यहाँ के जो व्यापारी थे उनको नुकसान पहुंचता था। तो सागर व्यापार और मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट था भी ब्रिटिश के हाथ में था। तो पूरी तरह से जो कंट्रोल था पूरी तरह से इंग्लैंड के हाथ में था। अब यहां पर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कई सारे किसान थे, जो जितने भी जो आर्टिजन्स थे वो काफी गरीब बन गए। जो जनरेशन टू जनरेशन चल रहे थे उनको किसी तरह से व्यापार नहीं हो रहा था, किसी तरह की बिक्री नहीं हो रही थी, तो उनकी हालत काफी खस्ता होने लगी। जो किसान थे वो एक तरह से सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की तरफ मुड़ गए। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का अर्थ यह होता है कि जब किसान सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए ही कृषि करे, ये नहीं कि उस जो अनाज उगाता है उसको मार्केट में बेचे, ऐसा ना करे। जितना उसके जरूरत के लिए है उतना ही वो उगाए, इसके लिए उसको सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, यानी कि अपने सबसिस्टेंस के लिए। तो इस तरह की कृषि में द मेन गोल, जो उसका मेन उद्देश्य क्या होता था किसान का, कि मैं किसी तरह से जीवित तो रहूं, कि मैं मरूं ना। ओके, मैं इतना खाना तो बनाऊं ताकि मैं और मेरा परिवार खा सके, मुझे बेचने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर विलियम बेंटिक, ओके, जो कि उस समय पर गवर्नर जनरल थे, इनकी बड़ी खास बात यह थी कि उन्होंने सती को बैन किया था, जो कि एक बड़ा कदम था उस समय पर राजा राममोहन रॉय के कहने पर। ओके, तो उन्होंने सती प्रथा को बैन किया था भारत में। तो उन्होंने एक बात कही 1834 में, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, वो कौन थे, और इस वाक्य का अर्थ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इस वाक्य को कहा गया है। ओके, तो भारतीय माल का निर्यात चूंकि गिर गया और ब्रिटिश माल का इंपोर्ट बढ़ गया, उसकी वजह से जितने भी कुशल बुनकर थे और कारीगर थे उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में विलियम बेंटिक, जो कि तब के गवर्नर जनरल थे,
उन्होंने कहा कि कॉटन बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में सफेद हो रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग की वजह से भारतीय बुनकरों की रोजी रोटी को छीन रही थी। ओके, सस्ते इंग्लिश कपड़े यहां पर बेचे जा रहे थे भारत में, और उसकी वजह से जो भारतीय माल था जिस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता था, ड्यूटी ज्यादा लगाई जाती थी, उसके वजह से वो ज्यादा महंगा हो जाता था, उसके लिए कोई भी खरीदार नहीं मिलता था। तो नतीजा ये हुआ कि कई सारे जो बुनकर थे, जो आर्टिजन्स थे, जो वीवर्स थे, राइट, वो भूखे मर गए। और बेंटिक का कहना था कि उनके जो शव थे, उनकी जो डेड बॉडीज थी, उनकी हड्डियां भारत की धरती पर सफेद होकर ब्लीच कर रही हैं। यानी कि जो हड्डियां हैं वो एक तरह से ब्लीच कर रही हैं। इतनी सारी हड्डियां हैं तो ऐसा लगता है पूरी भूमि को उन्होंने ब्लीच कर दिया है। यानी ये ब्रिटिश नीति के कारण आर्थिक विनाश पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, पूरी तरह से इतनी सारे लोगों की मौत हुई थी, राइट। सो इन लेस देन 2 सेंचुरीज, यानी कि 200 साल के अंदर ही पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश वन ऑफ द पुअरेस्ट बन गया, सबसे गरीब देशों में से एक बन गया। ये बात आपको जानना जरूरी है। अब हम आगे चलते हैं डिसमैंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ। ओके, इसका क्या मतलब है? यानी कि पारंपरिक तरीके से जो शासन चलता था उसका पतन कैसे हुआ, उसको एक तरह से पूरी तरह से तोड़फोड़ कैसे की गई। तो ब्रिटिश के आने से पहले एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नेंस था, जिसके बारे में हमने 7वीं कक्षा में भी काफी विस्तार से पढ़ा है। कई सारे गांवों में काउंसिल्स होते थे जो कि एक तरह से वहां का कामकाज संभालते थे। वो एक तरह से छोटे गणराज्य थे, यानी कि विलेज रिपब्लिक, यानी कि एक पंचायत जैसे होती है, वो उस गांव का पूरा दारोमदार, पूरे जो भी काम होता था उसको पूरी तरह से संभालती थी। अब यहां पर चार्ल्स मेटकाफ, जो कि एक एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, ओके, चार्ल्स मेटकाफ, उन्होंने इस सिस्टम के बारे में ये बात कही। उन्होंने कहा जितनी भी विलेज समुदाय थे, यानी जो कम्युनिटीज थी, एक तरह से छोटे गणराज्य हैं जो कि राजवंशों और क्रांतियों से भी बची रही। यानी कि जब कई बार डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी हमने देखा, गुप्ता डायनेस्टी चली गई, मौर्य डायनेस्टी चली गई, ऐसे कई सारे डायनेस्टीज का पतन हो गया, लेकिन उसके बावजूद ये जो विलेज की जो समुदाय थे, ये एक तरह से गणराज्य की तरह है, वो चालू रहे, उनमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा है, राइट। तो उनका कहना था कि ये चलते रहे और इसकी वजह से काफी बड़ा असर पड़ा है कि एट द विलेज लेवल इंडिया इज स्टिल इंटैक्ट। तो ब्रिटिश ने क्या सोचा कि हाँ, अभी हमको गांवों में भी इसको पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। सो ब्रिटिश अंग्रेजों ने सोचा कि स्थानीय सिस्टम हटाकर केंद्रीकृत प्रशासन, यानी कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हम लगाएं, यानी कि केंद्र से ही पूरा शासन चले। गांवों में जितने भी इस तरह के जो समुदाय या गणराज्य थे, उनको किसी भी तरह का अधिकार ना दिया जाए कि वो कुछ भी काम वहां पर कर सके। पूरा जो ऑर्डर आएगा वो सेंट्रलाइज दिल्ली से आएगा, या कलकत्ता, जब पहले कलकत्ता राजधानी थी उसके बाद दिल्ली, वहां से आदेश आएगा और उसी आदेश पर हर गांव को उसका पालन करना पड़ेगा। सो इसका मुख्य मकसद था कि टैक्स वसूली और कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में हो, लोकल भारतीयों के हाथ में बिल्कुल ना हो। आप ये मत सोचिए कि किसी तरह से वो जन कल्याण की बात कर रहे थे, उसमें उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका मकसद था कि हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली कर सके और पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना रहे। सो पुराने जो जितने भी कानून थे उसको हटाकर अंग्रेजी कानून वहां पर लाए गए। तो जितने भी द ब्रिटिश कोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जो पहले के कानून जो गांवों में उनको उसका पालन किया जाता था उसको हटाया और अंग्रेजी कानून लागू किए गए। और न्याय प्रणाली ज्यादा महंगी हो गई, यानी कि अगर आप अदालत में जाएंगे या न्यायपालिका में जाएंगे तो वो ज्यादा महंगा हो जाएगा, वो काफी धीमी गति से काम करेगा कि अगर आज कोई केस गया है तो 1 साल 2 साल 10 साल के बाद ही उसका वर्डिक्ट आएगा। और अंग्रेजी भाषा में था, ये भी एक बात थी कि पूरी तरह से वो अंग्रेजी भाषा में था, तो ज्यादातर ऑब्वियसली भारतीयों को
अंग्रेजी भाषा तो समझ में नहीं आती थी, तो इसके चलते उनको काफी कष्ट का सामना करना पड़ा। तो इसलिए आम जनता के लिए ये पूरी प्रणाली, न्याय प्रणाली बेकार हो गई। अब आगे चलते हैं कि किस तरह से उन्होंने ब्राउन इंग्लिशमैन को क्रिएट किया, यानी कि शिक्षा में बदलाव किया, और ये हुआ मैकॉले। मैकॉले एक काफी प्रमुख नाम है जहां तक अंग्रेजों का सवाल है, तो इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। सो इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द 19th सेंचुरी, तो पहले तो हम शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि हमने 7th क्लास में पढ़ा था, पाठशाला थी, गुरुकुल थे, मद्रसास थे, विहारास थे, राइट, जिसमें कि शिक्षा प्रदान की जाती थी हिंदुओं को, बुद्धिस्ट को, मुसलमानों को, अलग अलग धर्म के अनुयायियों को, राइट। तो इसके चलते जब ब्रिटिश यहां पर आया तब भी काफी सारे विलेज स्कूल्स यहां पर मौजूद थे। 1 लाख से ज्यादा तक, 1.5 लाख तक बंगाल और बिहार में ही थे। बिहार में तकरीबन 1830 अप टू 1830, राइट। बंगाल और बिहार में अप टू 1 लाख टू 1.5 लाख विलेज स्कूल्स थे, जहां पर भारतीयों को रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक वगैरह सिखाया जाता था, यानी कि मैथमेटिक्स, लिखने की शैली और पढ़ने की प्रतिभा और शैली। अब यहां पर एक बदलाव आया इस व्यक्ति द्वारा, ओके। इस व्यक्ति द्वारा, ये लॉर्ड लिटन का भी बाप निकला, ओके। ये लॉर्ड लिटन का भी बाप निकला, उसे 2 कदम आगे निकला, क्योंकि इसने शिक्षा पर प्रहार किया। उसने क्या किया, अब इसका मैं एक बता देता हूं। नोटोरियस 1835, ये मिनट नहीं है, इसको प्रोनाउंस करते हैं माइन्यूट, ओके। माइन्यूट कहते हैं इसको, मिनट नहीं कहते हैं। माइन्यूट कहने का मतलब यह है, माइन्यूट का अर्थ क्या होता है? माइन्यूट का अर्थ होता है ए वेरी शॉर्ट रिटन नोट और ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ओपिनियन, सजेशन और डिसीजन। ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है, राइट। ये एक तरह का ऑफिशियल दस्तावेज होता है, इसलिए इसको माइन्यूट कहते हैं। ये मिनट सेकंड, घंटा मिनट सेकंड वाला मिनट नहीं है, ओके। तो जब भी कोई अफसर माइन्यूट लिखता था, इसका मतलब है कि वो अपने विचारों को एक तरह से व्यक्त कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है, या किसी तरह का रिकमेंडेशन भेज रहा है ब्रिटिश सरकार को। अब मैकॉले की सोच क्या थी? मैकॉले की सोच ये थी कि एक यूरोपीय, और ये काफी बड़ी बात उसने कही थी, कि एक यूरोपीय लाइब्रेरी की एक शेल्फ का, ध्यान से सुनिए, एक यूरोपीय लाइब्रेरी की एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य से ज्यादा कीमती है। तो इतना उसको गुरूर था, इतना ज्यादा घमंड था, इतना ज्यादा उसको ऐसा लगता था कि ये भारत और ये जो अरब देश हैं, ये तो इनके तो कुछ भी नहीं है। उसको इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि यहां पर संस्कृत में पढ़ाया जाता था, राइट। तो जिसमें कि काफी कुछ पहले से ही किया गया था, अंग्रेजों के आने से पहले ही, राइट। लेकिन उसका मानना था कि अंग्रेज ही सबसे बेहतरीन भाषा है और अंग्रेज ही सबसे बेहतरीन कम्युनिटी है। तो उसने कहा कि हालांकि मेरे को संस्कृत या अरबिक की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और इसने एक शब्द और यहां पर इस्तेमाल किया, ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है, ये एक तरह से इन्हें डेरोगेटरी मैनर कहते थे, कि बेसिकली कहते थे अरे ये सब ओरिएंटल है, यानी कि वेस्ट एशिया, यानी कि जो खाड़ी के देश हैं, भारत और ईस्ट एशिया वगैरह, लोगों को उस समय पर ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। आजकल इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो भी संस्कृत हो, पर्शियन हो, पाली हो, उस तरह की भाषा का उपयोग करते थे, राइट। तो मैकॉले का लक्ष्य था कि ऐसे भारतीय बनाना जो खून और रंग से भारतीय हो, राइट। रंग से ऑब्वियसली ब्राउन लगेंगे तो भारतीय लगेंगे, खून भी उनका भारतीय होगा, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनका चरित्र पूरी तरह से अंग्रेज हो, ये उसका लक्ष्य था, राइट। मैकॉले की सोच ये थी कि दैट वी शुड क्रिएट इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस एंड मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट, यानी कि सोच, विचार और चरित्र से वो पूरी तरह से अंग्रेज हो, भले ही उसका रंग ब्राउन हो, भले ही उसका खून भारतीय हो, राइट। तो ये उसकी सोच थी। तो इसका असर ये हुआ कि पारंपरिक स्कूल पूरी तरह से खत्म होने लगे, राइट, खत्म होने लगे। हालांकि कुछ ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट ने इस बात को आर्ग्यू किया कि भारतीयों को अपनी भाषा में पढ़ने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन मैकॉले ने कहा कि नहीं नहीं, अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहिए। तो जो भारत के जो पारंपरिक स्कूल थे वो खत्म होने लगे, अंग्रेजी प्रतिष्ठा और नौकरी की भाषा बन गई कि अगर अंग्रेजी जानोगे
तभी आपको किसी ना किसी तरह की नौकरी मिल सकती है, आप तरक्की कर सकते हैं। शिक्षा का मकसद ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक क्लर्क बनाना था, बिकॉज मैकॉले का मानना क्या था, एक्चुअल मकसद क्या था कि हमको क्लर्क और पीएन्स की जरूरत है। अगर वो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती में बात करेंगे, पंजाबी में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा। तो ये जरूरी बनता है कि वो एक ऐसी भाषा में बात करे जो कि हमको समझ में आए। और हमको कौन सी भाषा समझ में आती है? अंग्रेजी समझ में आती है। तो इनको सिखाओ अंग्रेजी, ताकि वो हमारे दफ्तर में क्लर्क वगैरह की नौकरी कर सके, ताकि हमारा कामकाज करने का पूरा एक तरह से उसमें काफी सुविधा हो। तो उनको विचारक बनाना नहीं था, भारतीयों को विचारक बनाना नहीं था, उनको क्लर्क बनाना उनका असली मकसद था। तो इससे समाज में एक तरह का क्लास डिवाइड काफी बढ़ गया। ओके, द पूल ऑफ इंडियन क्लर्क्स एंड माइनर ऑफिशियल्स, जो कि लोअर रैंक्स संभाल सकते थे, तो इससे एक तरह से क्लास डिवाइड बन गया, यानी कि एक अंग्रेजी शिक्षित इलीट और बाकी गरीब जनता जिसको कि अंग्रेजी नहीं आती थी। जो भी भारतीय अंग्रेजी सीखते वो अपने आप को भारतीय ब्रिटिश सरकार का भाग मानने लगे, वो भी एक तरह से इलीट में अपने आप को की गिनती करने लगे। हालांकि वो भी, उनमें से भी काफी सारे लोग सिर्फ क्लर्क की नौकरी ही करते थे। राइट, ये आपके लिए अपने क्लास में डिस्कस करने का एक टॉपिक है कि व्हाट एग्जैक्टली डिड मैकॉले मीन व्हेन ही रोट दैट अ सिंगल शेल्फ। बेसिकली उनको जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस तरह की एक बड़ी बात कही और एक तरह से भारतीयों को और अरब देशों को नीचा दिखाना था। राइट, और उसके बाद उनका मकसद क्या था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि सोच विचार और उस नजरिए से आप भारतीय ट्रेन करें, हालांकि वो देखने में पूरी तरह से भारतीय ही लगे। अब यहां पर चलते हैं, रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स टू सर्व इंपीरियल नीड्स। ओके, अब यहां पर पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर करने लगे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक व्यवस्था को। यहां पर भी उनका असली मकसद क्या था, हर चीज में आपको असली मकसद जानने की जरूरत है। 1853 में पहला रेलवे ट्रेन चला, राइट, बॉम्बे और थाने के बीच में। राइट, सो रेलवे और टेलीग्राफ लाने का उद्देश्य यह था कि कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना। रेलवे लाइन बनेगी तो कच्चा माल आप अलग अलग पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों तक पहुंचा सकेंगे, ब्रिटिश माल को पूरे भारत में फैला सकेंगे अगर आपके पास रेलवे नेटवर्क होगा। सेना की मूवमेंट आसान हो जाएगी और इन सबका खर्चा कौन उठाएगा? हम गरीब भारतीय उठा रहे थे। हमारे टैक्स से हमारे यहां पर रेलवे हुआ, टेलीग्राफ हुआ, ये सारा एस्टैब्लिश किया गया। ब्रिटिश ने किसी तरह का एहसान हमारे ऊपर नहीं किया, यानी हम ही अपनी गुलामी को फंड कर रहे थे, यानी कि हम गुलाम थे और हम खुद ही अपने आप को फंड कर रहे थे। ये एक स्टीम लोकोमोटिव है जो कि मद्रास रेलवे ने बनाई थी 1860 में। राइट, तो एक तरह से द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कोलोनियलिज्म वर बोर्न बाय इंडियन सब्जेक्ट्स। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस, मिलिट्री हुआ, सेना हुई, या ब्रिटिश अफसरों की जो बड़ी बड़ी जो शानो शौकत की जिंदगी हुई, वो सब हमारे कर से वसूल की जा रही थी और यहां से ही पैसा जा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा भाग, जो मैं समझता हूं मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप सभी बच्चों को पूरी तरह से समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा, इसका टेस्ट पेपर पूरा सिलेबस होने के बाद में चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर्स बनाऊंगा, जो कि बिल्कुल हाई क्वालिटी के टेस्ट पेपर्स होंगे। मैं सोच रहा हूं उसको हम हमारे वेबसाइट पर डालो, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता उसके ऊपर। तो वो काम होगा ये पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। तो अब हम मिलेंगे आपसे तीसरे पार्ट में, जो कि रहेगा अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट, और इसमें खास तौर से हम 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि 1857 में जो पहली म्यूटिनी हुई थी, और वहां से उसकी हम खास तौर से बात करेंगे। तो मिलेंगे वीडियो नंबर 3 में। टाटा, बाय बाय, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एब्सोल्युटली श्योर। और अगले साल अपने जूनियर्स को ये वीडियो और ये चैनल जरूर रिकमेंड करना। टाटा, बाय।